नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण पर आए जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने के साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। सुभाष रोड स्थित एक होटल में जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण पर आए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्य की संस्कृति से भी परिचित करवाने में मददगार होते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। हमारे देश की संस्कृति एकता ही हमारे समृद्ध लोकतंत्र की पहचान भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में जनप्रतिनिधित्व का मौका उन्हें दिया है। पंचायतों को मजबूत करके वे जम्मू कश्मीर को स्वस्थ लोकतंत्र की ओर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाल तपड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली कि अब तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस साल 31 जनवरी तक ये फ्लाईओवर का कार्य पूरा हो जाएगा। दरअसल लाल तपड़ फ्लाईओवर देहरादून हरिद्वार के हाईवे पर स्थित है और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद देहरादून हरिद्वार की दूरी और कम हो जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लाल तपड़ इलाके का एक तरफ का हेलीपैड कॉरिडोर भी है, क्योंकि अक्सर जब फ्लाईओवर नहीं था तो ये रास्ता सुबह शाम एलिफेट का मूवमेंट रहा करता था, जिससे न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि इंसानों को भी जान के खतरा बना रहता था। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान देहरादून से हरिद्वार तक हाईवे का निरीक्षण करने के बाद हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में पहुंचकर राम प्रकाश धर्मांतर चिकित्सालय का हवन पूजन के बाद लोकार्पण किया। इस दौरान अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान और भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने धर्मांतर चिकित्सालय को एक सराहनीय कदम बताते हुए इस चिकित्सालय को गरीब और साधु संतों के लिए भी हितकारी बताया। विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा अवधूत मंडल में स्वामी राम प्रकाश जी के नाम पर एक धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ आज किया गया है। इसी अवसर पर सभी पूज्य संत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण आए थे और ये जन सेवा बिल्कुल निःशुल्क संतों की और गरीब लोगों के लिए रहेगी। 24 घंटे चिकित्सा मिल सके, इसी के लिए चिकित्सा शुभारंभ की चिकित्सा सेवा रहेगी सब प्रकार की। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें ICU भी है और OPD भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो साधु समाज हैं, उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर एक राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मेयर सुनील उनियाल गावा मौजूद रहे। बीजेपी विधायक खजान दास की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। चाहे सास बहू वाला मामला दर्शाता है, वो साथ ये चिंता भी करनी चाहिए और शिक्षा समाज के अंदर जानी चाहिए। पूरा देश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करता है। विशेषकर सरकार और हमारा विभाग ये एक संदेश जो है बालिकाओं को, किशोरियों को देना चाहता है कि बालिकाएं किसी से कम नहीं हैं और बालिकाओं के संदर्भ में अब तक में सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं और साथ साथ में उनके क्या क्या विषय जो चिंतनीय हैं वो उस दिशा में हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके लिए अवेयरनेस इत्यादि सब चीज़ों को समावेश करते हुए जो है आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आहूत किया है, जिसमें हम हमारी जो बालिकाएं हैं जो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो मेधावी बालिकाएं हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको हम लोग मोबाइल देने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि 160 बालिकाएं पूरे प्रदेश भर से चयनित हुई हैं। ये उनके लिए निश्चित रूप से एक सम्मान का भी, उनके लिए एक उत्साहपरक भी और अन्य बालिकाओं के लिए एक प्रेरक प्रसंग बनेगा। और सरकार उनकी इस मेधावी होने को लेकर बहुत उत्साहित है और चाहती है कि बालिकाएं आगे भी इसी तरीके से अच्छी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की विधानसभा में बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता उषा ने कहा कि वो पहले भी बाल विधानसभा में बाल मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से देश की बेटियों का हौसला बढ़ता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी धन्यवाद किया। बाल विधानसभा में पहुंचे धनरावत सिंह ने कहा कि बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, जो कि 4 घंटे तक चली है। साथ ही कहा कि इस तरह से बाल मुख्यमंत्री में समझा कि इस तरह से अधिकारियों से किस तरह से काम करवाते हैं। वहीं बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहतर रहा। साथ ही सृष्टि गोस्वामी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी धन्यवाद किया। बच्चों की सुरक्षा को लेके और ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेके हैं और जैसे बढ़ता हुआ पलायन है उसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुझाव दिए हैं। तो उन सुझावों को हम सबसे पहले उनकी प्रति बाल आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपेंगे, फिर वो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनको लेकर जाएंगे। सर, अभी तो बेसिकली हम चुनाव वाली प्रक्रिया के साथ ही हमारी बाल विधानसभा भी कार्य करती है। हम बाल विधानसभा से हैं जिसके 70 विधायक पूरे उत्तराखंड से चुनकर आते हैं, जिसका गठन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने किया है। उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर भी खड़ी हुई हूँ। तो अगर फ्यूचर में आगे मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी आने का। देखिए, ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले भी किया गया। हम लोगों ने पहला जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो भिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था, उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। तो इसके बाद में अब इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि कुछ हटकर ही एक और कार्यक्रम होना चाहिए जिसके माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं का सशक्तिकरण केवल मात्र कह देने से नहीं होता है, रूप में रही। तो हमारा ये था कि एक महिला एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बने और वो विभागों की समीक्षा बैठक करे, प्रगति रिपोर्ट ले कि आखिर किस तरीके से शासन स्तर पर कार्य प्रणाली चलती है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के साथ साथ में उसमें शासकीय और प्रशासकीय क्षमता भी उसके अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया और एक दिन की मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को एक मिसाल के रूप में एक मुख्यमंत्री बनाकर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं
और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई पहल आज अपने राज्य में बनाई है कि जितने भी हमारे बाल विधायक हैं उनको सेलेक्ट करके और उनमें से एक मुख्यमंत्री का चयन किया गया, गृह मंत्री का चयन किया गया, विधायकों का चयन किया गया, नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया और आज 4 घंटे का विधिवत सत्र भी चलाया गया और उसका जो है 13 विभागों की समीक्षा भी उन्होंने की है। और एक नई पहल है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको समाज जीवन में जब वो आगे बढ़ेंगे कभी तो कैसे जो है अपने विभागों का समीक्षा किया जा सकता है, क्या उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकते हैं। और जो हमारी आज की मुख्यमंत्री है सृष्टि गोस्वामी, उसने भी बहुत अच्छे ढंग से आज सदन को चला रही है। भूपतवाला स्थित आत्म योग निकेतन धाम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर आचार्य महेशानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज एक दिव्य महापुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रीय कल्याण में उनका अहम योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रेरणा से निर्मित योग निकेतन धाम कुंभ मेले में आने वाले संतों व श्रद्धालुओं की सेवा व आश्रम प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी आत्मानंद सरस्वती के आशीर्वाद से श्री श्री आत्म योग निकेतन धाम आश्रम भागीरथी नगर भूपतवाला हरिद्वार का 14/1/2021 को उद्घाटन हुआ था। उस उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी स्वामी संतोषानंद सरस्वती व महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद सरस्वती द्वारा इस आश्रम में 15 तारीख से लेके 27 जनवरी तक प्रतिदिन हरिद्वार के एक अखाड़ा 15 तारीख को श्री जूना अखाड़ा, श्री आवाहन अखाड़ा और श्री अग्नि अखाड़ा है। 16 को महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा है। 17 को निरंजनी आनंद अखाड़ा है और 19 को बड़ा अखाड़ा, नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा है और 20 को श्री बैरागी अखाड़े, तीनों बैरागी अखाड़े आए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामयश सिंह का कहना है कि किसानों की मांगें जायज हैं। केंद्र की मोदी सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है पर किसानों के आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि ये तीनों कानून लागू हो गए तो देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। JK 24/7 न्यूज संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व विधायक रामयश सिंह से खास बातचीत की है। क्या कहा रामयश सिंह ने, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को 58 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अब सरकार ने नया फार्मूला, यानी कि वैसे तो आज मीटिंग चल रही है लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इस कानून को क्यों ना 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया जाए और इस पर विचार विमर्श करने के बाद फिर आगे सोच लिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या पक्ष है, कांग्रेस का क्या विचार है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक और दिग्गज नेता रामयश सिंह, उनसे बात करेंगे। रामयश सिंह, जिस तरह से अब सरकार ने ये भी कहा है कि इस कानून को 1.5 साल तक हम होल्ड कर देते हैं और इसके बाद भी सोच लिया जाएगा, तो क्या मानते हैं आप सरकार का इस? कांग्रेस जो है नहीं, भाजपा के लोग जो है इस आंदोलन को ठंडा करना चाहते हैं किसी तरीके से धोखा दे करके। उनकी चाल यह है कि 1.5 साल शांत हो जाएगा किसान, आगे फिर आंदोलन तेज नहीं हो पाएगा और फिर कानून को थोप देंगे किसानों के ऊपर और किसान को मजदूर बना देंगे और पूंजीपतियों को जमीन दे देंगे। सर, जिस तरह से अब कांग्रेस वैसे तो लगातार इनका समर्थन कर रही है, अब 26 जनवरी पे ट्रैक्टर मार्च का यदि बात नहीं बनती है, सपोज करो बात नहीं बनी
सहमति नहीं बनी और फिर ये मार्च करेंगे वहाँ, तो कांग्रेस किस तरह का समर्थन करेगी? कांग्रेस जो है पूरी तरीके से मन से किसानों के आंदोलन के साथ नैतिक समर्थन दे रही है। हर तरह से किसान के साथ समर्पित है कांग्रेस, क्योंकि ये कानून जो है खाली किसानों के खिलाफ नहीं है, आम जनता का इसका इनडायरेक्टली नुकसान होगा। और आम जनता जो है 100% आम जनता जो है 2-3 कारपोरेट घरानों को छोड़ करके आम जनता जो है इस कानून से इफेक्टेड है। और आप बता दो, इसका नुकसान आम जनता को होगा, किसान को तो होगा, आम जनता को। अच्छा, जिस तरह से अब सपोज करो कि अभी भी बात नहीं बनी, ये मार्च निकालते रहे, आखिर कब तक? आपको क्या लगता है, चूंकि आप सीनियर नेता हैं, इसका अंततः मतलब क्या हो सकता है? क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या किसान पीछे हटेंगे? आपको कैसा विचार आपके मन में? ऐसा लगता है किसानों के फैसले से, क्योंकि अभी कृषि मंत्री ने कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, दूसरा कोई सुझाव देते हैं। और किसान का धर्म और फर्ज और किसान के सामने करो और मरो की स्थिति है कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो ज़मीनें सर कारपोरेट घरानों को चली जाएगी और किसान मजदूर बन जाएगा। इससे आप बताऊं कि किसान को नुकसान होगा, जो उनके यहाँ काम करता है मजदूर वो भी मर जाएगा। आप क्या सोचते हैं, नतीजा क्या रहेगा इसका? अभी चूंकि अभी तो अंधा, यानी एक तरह से अभी ब्लाइंड है फिलहाल, क्योंकि ना वो मान रहे। देखिए, अगर किसान तो लड़ने मरने की स्थिति है किसान के सामने, किसान वापस अपना आंदोलन वापस नहीं लेगा। ये कांग्रेस की तरफ से विश्वास जता रहे हैं। नहीं, ये विश्वास है। किसानों ने भी आम जनता को कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और कांग्रेस लगातार समर्थन देगी, और कांग्रेस समर्थन दे रही है सभी पार्टियां। उत्तराखंड में क्या लगता है? उत्तराखंड में इतना जोर मतलब गर्मजोशी नहीं लगती है, ना तो किसान दिखते हैं ना कांग्रेस का इक्का दुक्का आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद फिर जिस तरह से बॉर्डर पे दिल्ली में वो चीज देखने को मिल रही है, यहाँ नहीं है। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड का किसान भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है, आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लिया है। और कांग्रेस जो है, मैं तो माननीय प्रीतम सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, वो 2 बार जो है किसानों को समर्थन दिया उनके स्टेज से, मैं उनके साथ भी गया था। तो कांग्रेस पूरा नैतिक तरीके से पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ है। चलिए, रामेश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से तन मन धन से किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ है। साथ में एक दावा और कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, लिहाजा किसान भी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी पीछे नहीं हटेंगे। ये इनका विश्वास है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस आंदोलन का आखिर नतीजा क्या रहता है। एसएसपी सेंथल अबुदई कृष्णराज के निर्देशन में लक्सर पुलिस की ओर से चलाई जा रही नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस की 2 टीमों ने क्षेत्र के गंगा दासपुर में सींधडूड़ गांव में 2 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के कब्जे से 50 लीटर से अधिक लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है, जबकि सैकड़ों लीटर कच्चा लहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इससे 2 दिन पहले भी लक्सर पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी और भट्टी संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय लक्सर के निर्देशानुसार कोतवाली लक्सर पुलिस के द्वारा आज दिनांक 2 फैक्ट्री जो शराब की बनाते हुए पकड़ी गई है, जिसमें एक फैक्ट्री है हमारे यहाँ सीधुड़ एथल बार्ग है, वहाँ से एसआई श्री संजय रावत और कांस्टेबल अजय सिंह को गंगा सिंह के द्वारा एक अभियुक्त है भूपेंद्र पुत्र रणजीत निवासी हरचंदपुर, जिसके कब्जे से 10 लीटर शराब और एक कच्ची भट्टी जो पूरे उपकरणों के साथ पकड़ी गई है। दूसरे क्रम में जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं रायसी के ब्रजपाल सिंह जी, उनकी टीम और कांस्टेबल गोविंद और सुशील, इनके द्वारा एक पूरी मतलब डबल फैक्ट्री थी, उसके अंदर पूरे उपकरण जिस तरह से आग लगाते हुए उनको पूरा मौके के साथ पकड़ा है, जिसमें एक अभियुक्त फरार हो गया है। फरार अभियुक्त है सौरभ
पुत्र वीर सिंह और मौके से एक अभियुक्त है कल्लू पुत्र रणवीर निवासी गंगदासपुर। इसको मैं 25 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। बाजपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने इस दल की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पंडा ने की और कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की किसानों को अपील थी पूरे देश भर में कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी दिल्ली में। तो मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान के हर किसान के घर से एक एक ट्रैक्टर दिल्ली पहुँच रहा है और हम लोग बाजपुर उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर पीछे 25 दिसंबर को सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश करी थी जिसमें नाकाम हो गई। आज उसी बॉर्डर पे हम खड़े हैं और इस बार प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर लिए क्योंकि प्रशासन समझ गया है भी किसान रुकने वाला नहीं है और हज़ारों की तादाद में जिला उधम सिंह नगर से और मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान के हर कोने से किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं 26 की तैयारी को लेकर। ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो रैली है बिल्कुल शांतमयी जाएगी और दिल्ली में जाके परेड में शामिल होगी। वहाँ टैंक परेड करेंगे, हमारे ट्रैक्टर वहाँ पर परेड करेंगे। उत्तराखंड से हज़ारों की तादाद में जो है ट्रैक्टर ट्राली जा रही हैं, कारें भी जा रही हैं, जीपें भी जा रही हैं और पूरा किसानों में उत्साह है। ये दिल्ली फतेह करके ही आएंगे। अब गदरपुर के शहनाई वाटिका में बीजेपी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेनानियों व वीर नारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गौरव सेनानियों व वीर नारियों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को हम कभी नहीं भुला सकते हैं, वह हमारे दिलों में बसते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बात आपने सही कहा है। आज़ादी के इस 70 सालों के बाद जिस प्रकार से देश के क्रांति वीरों का कांग्रेस ने जो उनको सम्मान देना चाहिए था वह नहीं कर पाई और निश्चित रूप पर वर्तमान गवर्नमेंट ने आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी को एक ऐसा सम्मान दिया है जिसके लिए आज हम सभी ऋणी हैं। मैं समझता हूँ भारतीय सेना भी आज इसके लिए गदगद है। आज इस पंडाल में बैठे हुए हजारों की संख्या में जो पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए, उसकी जयंती मनाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की कृपा के पात्र नहीं है। उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम लोग आज़ाद देश के वासी कहे जाते हैं। यह हम लोगों का सम्मान है, सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको अपने महापुरुषों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान आता है। आज उन्होंने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान है और इस जो पराक्रम दिवस मनाने का जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी जी ने निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में आज हमने तय किया कि हमारे विधानसभा के जितने हमारे सैनिक हैं, पूर्व सेनानी हैं, हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं, माताएं हैं, आज उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम किया है। मैं सभी सैनिकों का सम्मान करता हूँ और मोदी जी का, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, मैं इसके लिए मोदी जी का भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। उनका धन्यवाद।
देहरादून में स्मार्ट कार्ड राशन के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को पेटेंट स्मार्ट कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। विभाग अगले हफ्ते से चरणबद्ध तरीके से राशन विक्रेताओं के माध्यम से नए कार्ड जारी करना शुरू करेगा। नए कार्ड के प्रभावी बनने के लिए 100% राशन की दुकानों को भी ऑनलाइन PDS से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। DSO यशवंत कंडारी ने बताया कि जिले में करीब 4.25 लाख स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से करीब 80,000 प्रिंटेड राशन कार्ड विभाग को सौंप दिए गए हैं। के क्रम में पुराने राशन कार्डों को हटाकर नए राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि PVC राशन कार्ड है, छोटा सा राशन कार्ड है, जिसमें कि जो पैन कार्ड की तरह है। इसमें कि कार्ड धारक की पूरी उसकी फ़ोटो है, उसकी सारी डिटेल है, उसके परिवार में जो मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल है। छोटा राशन कार्ड है, इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें बार कोड भी लगा है, जिसके द्वारा कि उस कार्ड धारक की समस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। और छोटा कार्ड है, और इस तरह से लगभग हमारे ज़िले में 80,000 राशन कार्ड लगभग वितरण हो चुका है। दूसरा लॉट भी हमने जो वेंडर है उससे कहा है देने के लिए, जैसे हमको प्राप्त होगा उसका भी वितरण कर लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गली गली जाकर राम मंदिर के लिए अनुदान एकत्रित कर रहे हैं। इस अनुदान अभियान के तहत राजधानी देहरादून में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनुदान एकत्रित किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वह गली गली जाकर जनता से अनुदान एकत्रित कर रहे हैं और सरकार का एक भी रुपया इस मंदिर में नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि राम मंदिर में जो भी पैसा लगेगा वह जनता का ही होगा। काशीपुर कोतवाली में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जहां संजीवनी अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिनमें डॉक्टर गीतांजलि नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आशुतोष तिवारी दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर राज गब्बर, डॉक्टर सौरभ शर्मा जर्नल फिजिशियन द्वारा पुलिसकर्मियों, कमर्शियल वाहन चालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।